तो आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार एग्जाम चैनल पे। दोस्तों ये बिहार जीविका क्लास है। दोस्तों ये बिहार जीविका क्लास है जो कि बिहार जीविका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको बिहार जीविका एग्जाम में मिलेंगे और इसमें मैं आपके लिए सारा क्वेश्चन आता हूँ जो कि बिहार जीविका एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों क्लास अगर अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तभी आप लाइक करें। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा नहीं लगा फिर भी सब्सक्राइब करें, ऐसा नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिहार एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के अंडर 22 में भारत किस स्थान पर रहा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के अंडर 22 में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों तो भारत इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस पे रहा? तो चौथे स्थान पे रहा। किस पे रहा दोस्तों? चौथे स्थान पे रहा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के अंडर 22 में भारत चौथे स्थान पर रहा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के अंडर 22 में भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण है, 4 रजत है, 8 कांस्य पदक हैं। यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलो को मान्यता प्रदान की, जिसमें तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है? यूनेस्को ने दोस्तों भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलो को मान्यता प्रदान की, जिसमें तमिलनाडु का जिंजी किला, क्या दोस्तों क्या नाम है इसका? जिंजी किला। तमिलनाडु का कौन सा किला दोस्तों? जिंजी किला। तमिलनाडु के जिंजी किले शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 में लीला अबू लेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? दक्षिण कोरिया, जर्मनी, सूडान या यमन? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबू लेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध दोस्तों सूडान से है। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला? लीला अबू लेला को मिला और इनका संबंध दोस्तों सूडान से है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1961, 1901, 1951, 1971? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1951 में शुरू किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर दोस्तों? हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड दोस्तों क्या? हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये चंद्र बिंदु नहीं होगा। देखिए हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में एक शुरू किया गया था एक योजना जो कि जीविका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि पहला योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 में एक योजना आया था, उसका नाम क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि जीविका एग्जाम के लिए उसका सिलेबस में दोस्तों है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? 1952 में आया था। और ये कब है दोस्तों? आज़ादी के बाद पहला योजना जो गरीबों के लिए आया था। ओहो, सामुदायिक विकास योजना। अगला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1993, 1995, 2005 या फिर 2000 में? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। 2005 में आया था क्या? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। किस तारीख को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए? तो स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? स्टार्टअप इंडिया पहल दोस्तों कब आया था? 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया पहल कब आया था? 16 जनवरी 2016 को आया था। और स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए।
ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया? 1916, 1914, 1910 या 1912? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में। आप लोग जानते होंगे कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ये सब दोस्तों देखिए जीके का क्वेश्चन है, ये जीके का है, करंट अफेयर है। इसके बाद लाइब्रेरी का भी क्वेश्चन देखिए, अभी जीके का चल रहा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद आपको जीविका स्पेशल क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों। देखिए, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान या खान अब्दुल गफ्फार खान या मोहम्मद अली जिन्ना? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार अहिंसक आंदोलन के समर्थक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। संस्थापक दोस्तों थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी कि सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की दोस्तों। ये कब शुरू हुआ था? 1929 में। कब शुरू हुआ था? 1929 में हुआ था खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत। और ये शुरू कौन किए? खान अब्दुल गफ्फार खान शुरू किए। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? दोस्तों जलियांवाला बाग आप सब लोग जानते हैं कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है दोस्तों? पंजाब में है जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। छोटा डेट भी आप याद रखिए, कितना? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई थी। 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि IIAS के वार्षिकी सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की? नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद या गांधीनगर? तो 10 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि IIAS के वार्षिक सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। देखिए दोस्तों, कब क्या है ये? भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की? नई दिल्ली में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है? पटना, अहमदाबाद, लखनऊ या भोपाल? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों अहमदाबाद को चुना गया है। कब चुना? कहाँ? क्या हुआ दोस्तों इसका आंसर? अहमदाबाद। भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्या है? सबसे साफ सुथरा शहर चुना गया है अहमदाबाद को। इसका रिपोर्ट 2025 में आया है और ये 2024 का है दोस्तों। 2024 में चुना गया है और 2025 में इसको प्राइज मिला है अहमदाबाद। और सेकंड नंबर पे आपका इंदौर। हाल ही में किस राज्य के युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया? गुजरात, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश? तो युवा आयोग का गठन कहाँ किया गया दोस्तों? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि युवा आयोग का गठन कहाँ किया गया? बिहार में किया गया है। तो हाल ही में बिहार राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार बिहार में युवा आयोग का गठन किया गया है। बिहार युवा आयोग में 1 अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे, जिसकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष रखी गई है। 45 वर्ष के से ज़्यादा के आदमी, जो भी 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के आदमी है, वो युवा आयोग में ना ही सदस्य बन सकते हैं, ना ही अध्यक्ष, ना ही उपाध्यक्ष बन सकते हैं। भारत की आदित्य L1 सौर मिशन पर लगे VELC पेलोड का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? भारत की आदित्य L1 सौर मिशन पर लगे VELC पेलोड का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है सूर्य के कोरोना का अध्ययन और स्पेक्ट्रोस्कोपी करना। सूर्य के कोरोना का अध्ययन और स्पेक्ट्रोस्कोपी करना।
तो VELC पेलोड का मुख्य उद्देश्य है कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन और स्पेक्ट्रोस्कोपी करना। आदित्य L1 मिशन जो है, जो भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है जिसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पर लगा हुआ है क्या दोस्तों, VELC जो लगा हुआ है वो आदित्य L1 मिशन पर लगा हुआ है। चैट जीपीटी जैसे उन्नत भाषा मॉडल किस न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर पर आधारित है जो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का उपयोग करता है? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या फिर CNN, कन्वेंशन न्यूरल नेटवर्क या ट्रांसफार्मर या ऑटो इनकोडर? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, चैट जीपीटी जैसे उन्नत भाषा मॉडल ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पर आधारित है जो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का उपयोग करता है। दोस्तों किस पर आधारित है ये? ट्रांसफार्मर पर आधारित है। किस पर आधारित है? ट्रांसफार्मर पर। चैट जीपीटी जैसे उन्नत भाषा मॉडल किस न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर पर आधारित है जो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का उपयोग करता है? क्या, कौन सा? ट्रांसफार्मर। देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण केल्विन चक्र में होता है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? थाइलाकोइड झिल्ली या फिर ग्रैनम या बाह्य झिल्ली या स्ट्रोमा? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण जो होता है वो केल्विन चक्र क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। केल्विन चक्र क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण फिक्सेशन जो है वो केल्विन चक्र में होता है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? तो स्ट्रोमा में होती है। और यह पूरी प्रक्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद तरल पदार्थ में होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जयपुर, चेन्नई, लखनऊ या कलकत्ता? तो ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान दोस्तों कहाँ है? कलकत्ता शहर में है। कहाँ है? कलकत्ता में है। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान दोस्तों कलकत्ता शहर में है। ईडन गार्डन की स्थापना कब हुई थी? 1864 में हुई थी। कब हुई थी? 1864 में हुई थी। ईडन गार्डन की स्थापना कब हुई थी? 1864 में हुई थी। बहुत पुराना ही है। देखिए भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला, भारत के किस बैंक को स्टर्लिंग बैंकिंग लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा डिजिटल कार्यक्रमों, प्रवाह और सारथी के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या बंधन बैंक? क्या है? सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI को उसके डिजिटल कार्यक्रम, प्रवाह और सारथी के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? सेंट्रल बैंक लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को। भारत के किस बैंक को? तो भारत के भारतीय रिजर्व बैंक को स्टर्लिंग बैंक यानी कि लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा डिजिटल कार्यक्रमों, प्रवाह और सारथी के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपका आ गया जीविका क्वेश्चन। देखिए आपका जीके का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आ गया क्या? जीविका क्वेश्चन आ गया। जीविका क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा के बारे में समझने का क्या महत्व है? देखिए, ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है और परिभाषा में समझने का काम कौन करेगा? केवल शहरों में रहने वाले लोगों के लिए दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है। केवल ऐतिहासिक घटनाओं को याद रखने के लिए ये भी नहीं। ग्रामीण विकास की अवधारणा, ग्रामीण का कैसे विकास करना है उसके बारे में केवल ऐतिहासिक घटना है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल कृषि नीति बनाने के लिए, ऐसा भी नहीं दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहलों के लिए रूपरेखा प्रदान करने के लिए होता है दोस्तों। ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है और परिभाषा के बारे में समझने का महत्व है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहलों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना। ग्रामीण विकास की अवधारणा, ग्रामीण विकास की स्पष्ट समझ से ग्रामीण समुदाय और विशिष्ट आवश्यकताओं को
और चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है दोस्तों? देखिए, उच्च स्तर का औद्योगिकरण। ग्रामीण में दोस्तों क्या है? उच्च स्तर का औद्योगिकरण है? नहीं दोस्तों, उच्च स्तर का औद्योगिकरण मतलब बहुत सारा फैक्ट्री लगा हुआ है गाँव में, नहीं, गलत है। सेवा क्षेत्र में अत्यधिक निर्भरता दोस्तों, नहीं। देखिए, सेवा क्षेत्र क्या होता है? जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो वो कैसे पैसा कमा रहा है? वो खेती कर रहा नहीं, वो सेवा दे रहा है। डॉक्टर की आप जाते हो तो फीस लेता है डॉक्टर, तो वो सेवा क्षेत्र हो गया। वो बस वो सर्विस देने का पैसा लेता है। कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो हो गया सेवा। तो इस तरह का ग्राम में क्या इस तरह का चीज़ ज़्यादा होता है? नहीं। तो कृषि और संबंधित गतिविधि ज़्यादा होती है गाँव में। तो गाँव में कृषि संबंधित गतिविधि बहुत सारा होती है और पशुपालन और पोल्ट्री फार्म पर लोग डिपेंड करते हैं गाँव में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 और 3, 3 और 4। इसका आंसर क्या हो गया? 3 और 4 इसका आंसर हो गया। क्या हो जाएगा आंसर? 3 और 4। देख लीजिए 3 और 4। पंचायती राज संस्थाओं का क्या कार्य है? केवल राष्ट्रीय रक्षा? नहीं दोस्तों, पंचायती राज संस्था दोस्तों गांव में रहता है, गांव का काम करता है ये। तो राष्ट्रीय रक्षा का काम नहीं है। ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका ये है। केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। शहरी नियोजन से भी कोई मतलब नहीं है। तो पंचायती राज संस्था दोस्तों पंचायत के लिए होता है। और पंचायती राज संस्था दोस्तों किसके लिए दोस्तों? ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2 इसका आंसर सही होगा, केवल 2। देखिए केवल 2 ये है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के गरीबी उन्मूलन योजना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या उपयुक्त सभी? तो कौन सा केंद्र सरकार की गरीबी उन्मूलन योजना है? तो केंद्र सरकार की दोस्तों गरीबी उन्मूलन योजना कौन है? उपरोक्त सभी है दोस्तों, सबका सब है जो केंद्र सरकार की गरीबी उन्मूलन योजना है, सबका सब। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 100 दिनों का निश्चित रोजगार प्रदान करना या शहरी क्षेत्रों में आवास प्रदान करना? देखिए, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना क्या करता है? 100 दिनों का रोजगार गारंटी देता है कि कोई भी आदमी है वो जब अप्लाई करेगा तो उसको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है, अगर सरकार उसको रोजगार नहीं दे पाता है तो सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता देगा आदमी को। देखिए, तो शहरी क्षेत्र से इसको कोई मतलब नहीं है। कौशल विकास मतलब कि कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं मनरेगा में? नहीं, ऐसा नहीं है। शहरी क्षेत्र में सड़कें बनवाते हैं? नहीं, सड़क तो बनता है मशीन से। तो कह रहा है कि 100 दिनों का मनरेगा का काम क्या है दोस्तों? कि 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना मनरेगा का काम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का काम है। बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना किसके लिए है दोस्तों? क्या बीपीएल परिवार के लिए है? ऐसा तो कुछ नहीं कि बीपीएल को मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री आवास योजना जो खोला गया है, क्यों खोला गया है? मुख्यमंत्री आवास योजना उसके लिए खोला गया है कि ग्राम में वैसे बीपीएल परिवार के लिए है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको आवास नहीं मिला है। वैसे बीपीएल परिवार जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कवर नहीं है, उनके लिए है मुख्यमंत्री आवास योजना। कौशल युवा कार्यक्रम किस मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रदान करता है? बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी या बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार औद्योगिक विकास मिशन या बिहार कृषि विकास मिशन? तो कौशल युवा कार्यक्रम जो है वो बिहार कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रदान करता है। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रदान करता है कौशल युवा कार्यक्रम। कौशल युवा कार्यक्रम दोस्तों क्या करता है? देखिए, कौशल युवा कार्यक्रम दोस्तों क्या करता है? बिहार कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के तत्वों में क्या शामिल है? केवल व्यापार लेन देन या केवल सरकारी अनुदान, नियमित बैठक, बचत और आपसी विश्वास या शेयर बाजार में निवेश? तो स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है क्या करता है दोस्तों? शेयर बाजार नहीं सिखाता है, ये समझे। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह शेयर बाजार नहीं सिखाया गया तो कट गया। व्यापार लेन देन नहीं करता, सरकारी अनुदान का यूज नहीं करता। क्या करता है दोस्तों? क्या करता है दोस्तों? देखिए, नियमित बैठकें, बचत और आपसी विश्वास बढ़ाता है ये स्वयं सहायता समूह।
बचत करना सिखाता है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये क्या करता है दोस्तों, आपसी विश्वास को बनाता है। अगला, ग्राम संगठन के विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को क्या कहा जाता है दोस्तों? देखिए, ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को कहा जाता है उच्च स्तर के फेडरेशन। क्या कहा जाता है? उच्च स्तर के फेडरेशन। SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज का क्या महत्व है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज का महत्व दोस्तों क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध करना काम है दोस्तों क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज का महत्व है। बुनियादी बही खाता माने बुक्स, बेसिक बुक कीपिंग में क्या शामिल है? क्या शामिल? देखिए, कैश बुक, लेजर और मीटिंग रजिस्टर। क्या है दोस्तों? बुनियादी बही खाता। बही खाता में क्या क्या होगा? कैश बुक हो जाएगा, लेजर और मीटिंग रजिस्टर शामिल है। बुनियादी बही खाता में दोस्तों सभी वित्तीय मतलब कि पैसा का लेखा जोखा होता है, लेन देन का हिसाब होता है। क्रेडिट और बचत की मूल बातें क्या महत्व है? वित्तीय अनुशासन के लिए, केवल सरकारी सब्सिडी के लिए, केवल करों का भुगतान करने के लिए या फिर केवल निजी निवेश के लिए? तो क्रेडिट और बचत जो है वो मूल बातों का महत्व वित्तीय अनुशासन के लिए है। क्रेडिट और बचत दोस्तों क्या है? वित्तीय अनुशासन के लिए है। जीविकोपार्जन संवर्धन यानी कि लेवलीहुड प्रमोशन में क्या शामिल है? केवल कृषि आधारित आजीविका या गैर कृषि आजीविका या मूल श्रृंखला और बाजार लिंकेज या उपरोक्त सभी? क्या है? देखिए, जीविकोपार्जन संवर्धन जो है उसमें क्या शामिल है? तो जीविकोपार्जन संवर्धन में सभी शामिल है। जीविकोपार्जन मतलब जीविका के लिए दोस्तों क्या है? कृषि आधारित आजीविका है, गैर कृषि है, मूल श्रृंखला और बाजार लिंकेज दोस्तों सब है। देखिए, बाजार लिंकेज क्या है दोस्तों? बाजार लिंकेज क्या है दोस्तों? देखिए, जीविकोपार्जन संवर्धन है कि ग्राम परिवारों को आर्थिक भलाई में सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना। कृषि आधारित आजीविका मतलब क्या हो गया? क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब हो गया कि खेती हो गया, पशुपालन हो गया, और गैर कृषि जैसे कि छोटा मोटा सेवा देना। कहाँ गया? अब बाजार लिंकेज में दोस्तों क्या होता है कि मतलब जो वस्तु उत्पादन करता है किसान, उसको अच्छा पैसा मिल जाए, उसको अच्छा खासा उसका जो होता है मतलब बेचने पर अच्छा खासा उसका आमदनी हो, इसके लिए काम करता है। देखिए, फॉर्म आधारित आजीविका, फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड में क्या शामिल है? विनिर्माण, व्यापार, कृषि, बागवानी और पशुधन या परिवहन। देखिए, फॉर्म आधारित मतलब खेती। फॉर्म मतलब क्या होता है? खेती। तो खेती आधारित आजीविका कौन है दोस्तों? देखिए, कृषि है, बागवानी है, कृषि है, बागवानी है और पशुधन है। देखिए, गैर कृषि में क्या हो गया? गैर कृषि मतलब जो कृषि नहीं, तब फसल उगाना तो नहीं होगा, कृषि हो गया, पशुपालन कृषि हो गया, बागवानी कृषि हो गया। तो क्या हो गया? विनिर्माण, सेवाएं और व्यापार क्या है? गैर कृषि। मूल श्रृंखला का क्या अर्थ है? उत्पादों को केवल स्थानीय बाजार में बेचना या फिर कच्चे माल से अंतिम उत्पाद तक की प्रक्रिया या केवल परिवहन सेवाएं प्रदान करना या केवल विज्ञापन करना। तो मूल श्रृंखला का अर्थ है दोस्तों कच्चे माल से अंतिम उत्पाद तक की प्रक्रिया। मूल सेवा क्या है दोस्तों? कच्चे माल से अंतिम उत्पाद तक की प्रक्रिया क्या है? मूल श्रृंखला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना या फिर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाना या शहरी क्षेत्रों में आवास प्रदान करना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? देखिए, का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या है? किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए जीविका स्पेशल ला रहे हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन ला रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो आपके लिए हम मैथ भी लाएंगे, रीजनिंग भी लाएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैथ रीजनिंग में हमको लगता है कि आप कर लोगे। अगर आप नहीं करोगे, अगर आपको मतलब लगता है कि मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैथ रीजनिंग भी लाऊँ या फिर
सिर्फ जीविका स्पेशल या फिर जीविका स्पेशल जैसे चल रहा है जी, वही तो शुरू मैथ रीजनिंग में करवाया था, मैथ रीजनिंग। लेकिन अब जब एग्जाम नज़दीक आ रहा तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जीविका का क्वेश्चन कराऊँ, जो कि एग्जाम में मदद करे आपका। मैथ रीजनिंग आप पढ़े होगे तो बना ही लोगे। अगला देखिए, सहकारी समितियाँ ग्रामीण विकास में क्या भूमिका निभाती है? तो सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहकारी समिति दोस्तों क्या है? ग्रामीण विकास में वित्तीय सेवाएं और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसानों के लिए कृषि विकास योजना कौन सा है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो किसानों के लिए कृषि विकास योजना कौन सी है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। देखिए, कृषि का विकास हो गया हुआ तो कृषि है ना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में सतत जीविकोपार्जन किसके लिए है? केवल शहरी गरीब के लिए दोस्तों, गलत बात, ये नहीं होगा। राज्य के अति गरीब परिवार, ये हो सकता है। सरकारी कर्मचारी नहीं होगा। कृषि में काम करने वाले लोग के ये भी नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? देखिए, सतत जीविकोपार्जन योजना का संबंध दोस्तों क्या है? राज्य के अति गरीब परिवार से। देखिए बिहार में सतत जीविकोपार्जन का राज्य के अति गरीब परिवार के लिए है। शुरू में ये किसके लिए था? जैसे कि जब दारू बंद हो गया, शराब बंद हो गया, ताड़ी बंद हो गया, तो वैसे लोग जो इस पर डिपेंड कर रहे थे, शराब पे, ताड़ी पे, तो उनके लिए योजना आया था। लेकिन बाद में इसको किसके लिए कर दिया गया दोस्तों? राज्य के किसके लिए? अति गरीब परिवारों को शामिल किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST के लिए भी इसमें शामिल किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रच्छन्न बेरोजगारी की विशेषता क्या है दोस्तों? प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है दोस्तों? देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है कि कोई जगह पर आवश्यकता से अधिक लोगों का काम करना। जैसे कि खेती में दोस्तों 2-3 आदमी मिलकर खेती कर सकता है, लेकिन परिवार के 5-6-8 आदमी मिलकर खेती कर रहे हैं, तो बाकी 2-3 आदमी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, वो क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। दिख नहीं रहा है कि बेरोजगारी हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी है। उससे इनकम उतना ही हो रहा है जितना 3 आदमी मिलकर जितना इनकम जनरेट करता है ना दोस्तों, उतना 6 आदमी मिलकर कर रहा है, तो इसको बोलता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बेरोजगारी का छिपा हुआ रूप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यकता से अधिक लोग एक ही काम को करने में लगे होते हैं, जिससे सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक स्वयं सहायता समूह की सेल्फ हेल्प ग्रुप यदि एक छोटा उद्यम शुरू करना चाहता है तो उसे बिहार के किस योजना के तहत विशेष रूप से वित्तीय सहायता मिल सकती है? कुशल युवा प्रोग्राम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना। तो स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप यदि एक छोटा उद्यम शुरू करना चाहता है, एक छोटा उद्योग शुरू करना चाहता है, तो बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत विशेष रूप से वित्तीय सहायता मतलब पैसा का मदद मिल सकता है। सतत जीविकोपार्जन योजना DYNRLM के तहत प्रदान की जाने वाली सामुदायिक निवेश निधि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का प्राथमिक उपयोग के लिए है। देखिए, DYNRLM के तहत सामुदायिक निवेश निधि का प्राथमिक उपयोग सदस्यों के बीच आजीविका शुरू करने या बढ़ाने के लिए आंतरिक ऋण देना है। सदस्यों के बीच आजीविका शुरू करने या बढ़ाने के लिए आंतरिक ऋण देना है। DYNRLM के तहत प्रदान की जाने वाली सामुदायिक निवेश निधि। देखिए दोस्तों, ये इसका क्लास ख़त्म हो गया, और ऐसे ही आपका जीविका एग्जाम तक आपके लिए डेली मैं क्लास लेकर के आऊँगा। तो आप लोग सारा क्लास देखिए दोस्तों, आपको सिलेक्शन लेना है जीविका में, सारा क्लास देखिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए मैथ का भी और रीजनिंग का भी क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मैथ रीजनिंग पढ़ लिए होंगे। अभी आपको ज़रूरत है किसका? कंप्यूटर का क्वेश्चन करने का और जीविका का क्वेश्चन करने का। तो अभी मैं आपके लिए करंट अफेयर भी ला रहा हूँ, GK ला रहा हूँ, कंप्यूटर और जीविका स्पेशल क्वेश्चन ला रहा हूँ। एक और मेरा क्लास चलता है दोस्तों, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है दोस्तों? अंतिम प्रहार बैच। तो वो भी आप ज़रूर देखें इसके साथ साथ। बाय दोस्तों, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।